फैक्टर्स ऑन विच एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम डिपेंड्स। ऐसे कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिन पे एंट्रोपी सिस्टम की डिपेंड करती है। हम इसको समझ सकते हैं स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी जो है उसकी हेल्प से। स्टैटिस्टिकल डेफिनेशन ऑफ एंट्रोपी हमारे पास क्या होती है, S इक्वल टू के ln ऑफ W। तो लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज को पढ़ा था कि जो एंट्रोपी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ द थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। लेकिन जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास जो है कितने होते हैं। तो हमने पहले चैप्टर्स में देखा जब हमने थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि W का जो फॉर्मूला होता है उसमें हमारे पास N1 N2 N सब आते हैं, मतलब कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करती है। और जब किसी सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हों, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल हों, तो उस केस में जो सिस्टम है वो अपना टाइम उस स्टेट में डिपेंड करता है जो कि मोस्ट प्रोबेबल हो। तो सिस्टम स्पेंड्स इट्स मैक्सिमम टाइम इन मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। और उस हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट वो होती है जिसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं कि एंट्रोपी विल बी के ln ऑफ WM। WM इज द मोस्ट थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ द मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि एंट्रोपी जो है ज्यादा होगी हमारे पास जो है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की, जिसकी की थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है मैक्सिमम होती है। लेकिन हमने ये पढ़ा था कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और नंबर ऑफ फेज पे सेल पे। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस WM डिपेंड्स अपॉन on number of particles that is N and WM depends on number of phase space cell G, या हम कह सकते हैं NiGi। तो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जिसको कि हम WM यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट की जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे और नंबर ऑफ फेज पे सेल पे। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो फर्दर डिपेंड करते हैं हमारे पास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। अगर किसी सब्सटेंस को हम ज्यादा लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, अगर हम सब्सटेंस कम लेंगे तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास जो है कम होते हैं। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि N फर्दर डिपेंड करता है हमारे पास F ऑफ म्यू। म्यू इज द मोल ऑफ ए सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सब्सटेंस। हमें पता है कि अगर हम किसी सब्सटेंस का एक मोल लेते हैं तो इस एक मोल्स में हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10^23। तो एक मोल अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस में हमारे पास जो है 6.023 मल्टीप्लाई बाय 10^23 पार्टिकल्स हमारे होते हैं। तो अगर हम किसी सब्सटेंस के ज्यादा मोल लेंगे, मतलब सब्सटेंस हम ज्यादा लेंगे, तो उस केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे पास जो ज्यादा होंगे। तो यहाँ पे जो म्यू मैंने लिखा हुआ है, म्यू इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स। तो अगर हम म्यू ज्यादा लेंगे, मतलब कोई सब्सटेंस के मोल ज्यादा लेंगे, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी ज्यादा होंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज ए फंक्शन ऑफ म्यू। म्यू इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो म्यू जितना ज्यादा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल भी उस सब्सटेंस के हमारे पास जो है यहाँ पे ज्यादा होंगे।
और हमारे पास जो नंबर ऑफ फेज पे सेल है, तो हमने एन के बारे में बात कर ली। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ फेज पे सेल जी या जीआई। तो नंबर ऑफ फेज पे सेल डिपेंड करते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम है उसके केस में हमने वॉल्यूम कितना लिया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो जी है नंबर ऑफ फेज पे सेल, वो डिपेंड करता है हमारे पास वॉल्यूम हमने कितना लिया हुआ है और हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी सिस्टम की कितनी है। तो ये हमने पहले भी पिछले चैप्टर्स में डिस्कस किया हुआ है कि जो नंबर ऑफ फेज पे सेल हैं, अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो नंबर ऑफ फेज पे सेल हमारे पास ज़्यादा बनेंगे। अगर हमारे पास एनर्जी ज़्यादा होगी तो उस केस में हमारे पास नंबर ऑफ फेज पे सेल भी हमारे पास जो ज़्यादा होंगे। तो इसलिए नंबर ऑफ फेज पे सेल डिपेंड करते हैं कि सिस्टम का वॉल्यूम कितना है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कितनी है। तो अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो डिपेंड करती थी एन और जी पे, लेकिन एन और जी किस पे डिपेंड करते हैं, म्यू पे, वी पे, वी पे। लेकिन एस डिपेंड करता है, मतलब एंट्रोपी डिपेंड करती है थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी पे। तो हम इस तरह से इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं कि जो एंट्रोपी है वो डिपेंड करती है हमारे पास किस पे, डब्ल्यू पे, और डब्ल्यू फर्दर डिपेंड करते हैं आपके पास एन और जी पे, और एन और जी फर्दर डिपेंड करते हैं हमारे पास म्यू पे, वी पे और यू पे। तो एन डिपेंड करता है म्यू पे और जी डिपेंड करता है वी और यू पे। तो इसलिए हम सिंपली वे में क्या लिख सकते हैं कि एस इज ए फंक्शन ऑफ म्यू वी यू। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, एंट्रोपी डिपेंड्स करती है म्यू पे, दैट इज द मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और वी मतलब वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, एंड यू दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन वो कई बार हम क्या देखते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम होता है वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, और उस केस में वॉल्यूम भी हमारे पास कांस्टेंट रहता है, और उस केस में हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की कांस्टेंट रहती है। तो और उस केस में हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सब्सटेंस है वो भी हमारे पास फिक्स रहते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स आइसोलेटेड सिस्टम से बाहर हमारे पास नहीं निकलते हैं। तो म्यू जो है वो हो गया हमारे पास मोल ऑफ द सब्सटेंस, मतलब कि कितने पार्टिकल्स हमारे जो सिस्टम के अंदर हैं। तो अगर आइसोलेटेड सिस्टम हमने लिया हुआ है तो उसके केस में वॉल्यूम भी फिक्स रहता है और म्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी फिक्स रहता है, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो उस केस में जो एंट्रोपी होती है वो एंट्रोपी होती है फंक्शन ऑफ यू ओनली। तो उस केस में एंट्रोपी सिर्फ इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो है डिपेंड करती है। वैसे तो इंटरनल एनर्जी 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, म्यू वी यू पे, लेकिन अगर हमारे पास वॉल्यूम भी फिक्स है और नंबर ऑफ पार्टिकल भी उस सिस्टम से बाहर नहीं आ सकते हैं, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है या मोल्स ऑफ सब्सटेंस है वो भी फिक्स रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो उस केस में एंट्रोपी इंटरनल एनर्जी के ऊपर जो है डिपेंड करती है। हमारे पास फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी, जो हमारे पास एंट्रोपी है इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमारे पास क्या है। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के को पढ़ने से पहले हम बात करते हैं हीट के बारे में। तो जब हम किसी सिस्टम के अंदर हीट करते हैं तो हीट ऐड करने से उस सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास जो इंक्रीज करती है, और जब हम सिस्टम में से हीट बाहर निकालते हैं तो उसकी इंटरनल एनर्जी जो है डिक्रीज करती है। तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि मान लो ये हमारे पास यहाँ पे एक सिस्टम है जो कि सिंपली एक गैसीय सिस्टम है। तो जब हम इसको हीट करेंगे, तो जब हम इस सिस्टम को हीट करते हैं तो इसकी जो
इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास जो इंक्रीज करती है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हीट भी एक तरह की एनर्जी है, मतलब हम एनर्जी इस गैसियस सिस्टम को दे रहे हैं और इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो हमारे पास जो बढ़ती है। लेकिन अगर ऐसे ही सिस्टम को मान लो हम यहाँ पे कूल करते हैं, मान लो हम इसको आइस के अंदर रख देते हैं, तो इसकी जो टेम्परेचर डिक्रीज करता है, तो इसलिए इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो भी हमारे पास डिक्रीज करती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास जो है डिक्रीज करेगी। तो इसलिए हीट यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सिस्टम की एनर्जी को इंक्रीज करती है। अगर हम उस सिस्टम में हीट ऐड करते हैं और उस सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करती है, अगर हम उसमें से हीट बाहर निकालते हैं, मतलब हम उसको जो है ठंडा करते हैं। तो हीट को ऐड करने से सिस्टम के अंदर क्या होता है, तो जब हम किसी सिस्टम को हीट करते हैं, जैसे गैसीय सिस्टम में गैस के अंदर मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हीट देने से हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के एटम्स हैं, वो काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, मतलब कि एनर्जी गेन करते हैं। तो इसलिए कंज्यूम्स ऑफ पार्टिकल्स की जो एनर्जी है वो हमारे पास ही इंक्रीज कर जाती है। मतलब ये क्या होता है कि रेंडमली ज्यादा मूव करना शुरू कर देते हैं। तो हीटिंग करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के या सिस्टम के जो पार्टिकल हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास जो बढ़ जाती है। लेकिन अगर सिस्टम से हम हीट निकालते हैं तो उस केस में जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स हैं सिस्टम के, उनकी हमारे पास जो वेलोसिटी है या काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास जो है कम हो जाती है। तो एक हम सिंपल तरीके से भी समझ सकते हैं कि हीट देने से जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनमें डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, मतलब कि वो रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब हम हीट कम करते हैं या हीट बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं उनकी रैंडम मोशन यहाँ पे कम हो जाती है या डिसऑर्डर जो है यहाँ पे कम हो जाता है। तो हीट देने से डिसऑर्डर बढ़ता है और हीट निकालने से डिसऑर्डर हमारे पास जो है घटता है। Thus smaller the heat contents of the system, more orderly is the behavior। अगर किसी सिस्टम की हीट कम है तो वहां पे मॉलिक्यूल्स ऑर्डर में रहेंगे। लेकिन अगर हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो मॉलिक्यूल्स डिसऑर्डर्ड स्टेट में हमारे पास यहाँ पे चले जाएंगे। द गेन ऑफ हीट इंक्रीजेस द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। तो ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि जब हम किसी सिस्टम को हीट देते हैं तो उस सिस्टम की जो एंट्रोपी होती है वो हमारे पास इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा क्यू इक्वल टू डी एस बाई टी। तो अगर क्यू इंक्रीज करेगा तो एंट्रोपी भी हमारे पास यहाँ पे इंक्रीज करेगी। Therefore, entropy can quantitatively linked with the disorder of the system। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि हीट देने से डिसऑर्डर भी हो रहा है और हीट देने से एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही है। तो इसलिए हम डिसऑर्डर के साथ में एंट्रोपी को रिलेट कर सकते हैं। मतलब डिसऑर्डर इंक्रीज अगर होता है तो एंट्रोपी भी हमारे पास जो है इंक्रीज होगी। अगर डिसऑर्डर हमारे पास डिक्रीज होता है, मतलब कि सिस्टम में ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाता है, तो उस केस में एंट्रोपी भी हमारे पास जो है डिक्रीज होगी। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, हीट। और हीट के लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज डिसऑर्डर। तो हीट से डिसऑर्डर लिंक होता है। तो अगर किसी सिस्टम में डिसऑर्डर ज्यादा है, मतलब उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा है, और किसी सिस्टम में डिसऑर्डर या ऑर्डर है कम, मतलब डिसऑर्डर कम है या वो सिस्टम आपका ऑर्डर में है, तो
उस केस में हमारे पास एंट्रोपी वहां पे कम होगी। इसको हम समझ सकते हैं सिंपली पानी और जो आइस है उसके एग्जांपल से। जब हम पानी को हीट करते हैं तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स हम रैंडमली मूव करना शुरू कर देते हैं उसमें डिसऑर्डर ज़्यादा होता है, वहाँ पे एंट्रोपी ज़्यादा होगी। लेकिन जब हम उसको ठंडा कर देते हैं तो उसका आइस बन जाता है, तो सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल ऑर्डर में हमारे पास जो है होते हैं, क्योंकि वो सॉलिड बन जाते हैं। तो वहाँ पे जो एंट्रोपी है वो हमारे पास जो है कम हो जाती है। तो एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर ज़्यादा, मोर एंट्रोपी मोर डिसऑर्डर, या मोर डिसऑर्डर मोर एंट्रोपी, या ऑर्डर मोर ऑर्डर लेस एंट्रोपी, लेस ऑर्डर मोर एंट्रोपी। तो आप चाहे ऑर्डर कह लो चाहे डिसऑर्डर कह लो, अगर ज़्यादा ऑर्डर है तो एंट्रोपी कम होगी, अगर लेस ऑर्डर है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। और डिसऑर्डर एंट्रोपी डायरेक्ट, डिसऑर्डर ज़्यादा है एंट्रोपी ज़्यादा होगी, डिसऑर्डर कम है एंट्रोपी हमारे पास जो है कम होगी। द प्रेजेंस ऑफ T इन द डिनोमिनेटर इंडिकेट कंपेरेटिव चेंज इन एंट्रोपी। अब यहाँ पे हमारे पास एक फैक्टर और भी है, टेम्परेचर फैक्टर, इन केस ऑफ दिस एंट्रोपी चेंज। तो बोलता है कि अगर मान लो टेम्परेचर हमारे पास जो ज्यादा है, तो टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होगा, हीट चेंज विल बी लेस बिकॉज इट इज नॉट डिनोमिनेटर। तो ds बाई टी, टी अगर ज्यादा है तो ये टर्म हमारे पास जो यहाँ पे छोटी बनेगी। तो इसका मतलब है कि अगर हम थोड़ी हीट वहां पे ऐड करते हैं तो देयर विल बी स्मॉल इंक्रीज इन एंट्रोपी। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारे पास जो है एक कांस्टेंट है तो उसकी इसमें डेल्टा क्यू टोटली डिपेंड करेगा ds पे। तो हम हीट ऐड करेंगे तो ds भी हमारे पास जो है यहाँ पे इंक्रीज होगा। लेकिन टेम्परेचर भी आप वहां पे बढ़ाते हैं तो उतना ज्यादा हमें वहां पे एंट्रोपी में चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से एंट्रोपी जो है डिक्रीज करेगी। तो ये जो टी फैक्टर है इसकी वजह से भी एंट्रोपी पे फर्क पड़ता है। हीट हम ऐड कर रहे थे, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी भी इंक्रीज होगी। लेकिन हीट हम ऐड कर रहे हैं और सिस्टम का टेम्परेचर भी हमारे पास जो इंक्रीज हो रहा है, तो टेम्परेचर यहाँ पे राइट साइड में डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए इसकी वजह से एंट्रोपी हमारे पास जो है उतना नहीं इंक्रीज करेगी। तो इसलिए टेम्परेचर भी हमारे पास यहाँ पे डिपेंड करता है। चेंज इन एंट्रोपी डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम एट विच इट occurs. If the temperature of the system is large, the average kinetic energy of the constituent particles will be high. तो अगर सिस्टम का टेम्परेचर पहले ही ज़्यादा है तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा होगी, उनका डिसऑर्डर पहले ही ऑलरेडी हमारे पास जो है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे होगा। तो इसलिए हीट अगर हम ऐड करते हैं तो एंट्रोपी हमारे पास जो है उतनी ज़्यादा वहाँ पे इंक्रीज नहीं करेगी। Thus, higher the temperature of the system, smaller is the effectiveness of the gain of the heat in causing the increase in disorder, and so lesser is the change in entropy. तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एंट्रोपी उतनी ज़्यादा इंक्रीज हमारे पास नहीं करेगी। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू जो हमारे पास हीट है वैसे तो एंट्रोपी इंक्रीज करती है, लेकिन उनके बीच में एक और चीज़ भी है जो कि हमारे पास टेम्परेचर है, जो कि ज़्यादा डिसऑर्डर होने से या ज़्यादा एंट्रोपी होने से एक तरह से रोकती है। सो वी मे डिफाइन द एंट्रोपी एज अ क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ वी कैन मेजर द डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, इस आर्टिकल में हमने एक चीज इंपॉर्टेंट पढ़ी कि एंट्रोपी इज डायरेक्टली लिंक विद द डिसऑर्डर। किसी सिस्टम के पार्टिकल्स का डिसऑर्डर अगर ज्यादा है तो उस सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होगी। अगर किसी सिस्टम के पार्टिकल्स का डिसऑर्डर कम है तो उसकी जो एंट्रोपी हमारे पास जो होगी वो हमारे पास कम होगी। एंट्रोपी एंड थर्मल इनर्शिया। तो एंट्रोपी को कई बार हम जो है थर्मल इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम भी बोलते हैं,
क्यों? क्योंकि एंट्रोपी हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम नंबर से बता सकते हैं कि इस सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास जो है इतनी है, लेकिन इसको हम एक तरह से विजुलाइज या एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसको हम मेजर या विजुलाइज नहीं कर सकते। एंट्रोपी को मेजर तो कर सकते हैं हम नंबर्स में, लेकिन विजुलाइज नहीं कर सकते। जैसे कि हम दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको फील या विजुलाइज करते हैं। तो जैसे कि हमारे पास प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं या थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं जिनको हम विजुलाइज कर लेते हैं या फील कर लेते हैं। लेकिन एंट्रोपी को हम इस तरह से विजुलाइज या फील नहीं कर पाते। लेकिन एंट्रोपी एक हम बोल सकते हैं कि इसकी हम मेंटल कंसेप्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब हम इसको दिमाग में सोच सकते हैं कि सिस्टम की एंट्रोपी है, मतलब मेंटली तो हम इसके बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसकी विजुलाइजेशन या फील की बात करते हैं तो वो हम इसको नहीं कर सकते। हमारे पास जो एंट्रोपी होती है, तो एंट्रोपी की सिमिलरिटी वैसी है, मतलब एंट्रोपी वैसी है जैसे हमारे पास सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी इज लाइक दैट ऑफ इंटरनल एनर्जी। तो जैसे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में हम बात करते हैं तो सिस्टम के अंदर की एनर्जी है, लेकिन अंदर की एनर्जी ना तो हम उसको एक तरह से फील कर सकते हैं, ना ही हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं सिस्टम के अंदर। तो उसी तरह से सिस्टम के अंदर डिसऑर्डर है हमारे पास, उसकी वजह से एंट्रोपी है। तो एंट्रोपी को भी हम विजुलाइज या फील नहीं कर सकते, जिस तरह से हमारे पास इंटरनल एनर्जी को हम विजुलाइज या फील हमारे पास हम इसको नहीं कर सकते। तो एंट्रोपी जो डिपेंड, जैसे हमने लास्ट अभी पढ़ा कि हमारे पास जो एंट्रोपी है वो डिसऑर्डर पे पूरी तरह डिपेंड करती है। तो जितना ज्यादा किसी सिस्टम के अंदर का डिसऑर्डर होगा, मतलब उसके पार्टिकल्स का डिसऑर्डर होगा, तो एंट्रोपी भी उस सिस्टम की हमारे पास जो है उतनी ही ज्यादा हमारे पास होगी। And efforts have to be made to change the entropy, just as the efforts have to made to change the state of rest or uniform motion। तो जिस तरह से हम किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में चेंज करने के लिए कुछ एफर्ट करते हैं, तो उसी तरह से एंट्रोपी को भी इंक्रीज करने के लिए हम एक तरह से एफर्ट करते हैं हीट देके कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो डिसऑर्डर हो जाएं, तो उससे एंट्रोपी इंक्रीज हो जाए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एंट्रोपी इज लाइक थर्मल इनर्शिया ऑफ ए सिस्टम। तो जिस तरह से किसी सिस्टम को मूव करने के लिए हम एफर्ट करते हैं और वो सिस्टम मूव हमारे पास होता है, तो उसी तरह से एंट्रोपी को इंक्रीज करने के लिए भी हम उस सिस्टम को हीट देते हैं और उस सिस्टम के पार्टिकल जो है डिसऑर्डर हो जाते हैं, एंट्रोपी उसकी इंक्रीज हो जाती है। तो इसलिए एंट्रोपी इज आल्सो नोन एज द थर्मल इनर्शिया। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एडिटिव नेचर ऑफ द एंट्रोपी। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा भी जाता है, एडिटिव नेचर ऑफ एंट्रोपी, कि एंट्रोपी की एडिटिव नेचर हमारे पास होती है। तो एडिटिव नेचर हमारे पास क्या है, बोलता है कि मान लो हम कोई सिस्टम ले लेते हैं, ये मैंने एक सिस्टम ले लिया, ये पूरा हमारे पास सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो है बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। इस सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल हैं और मान लो इस सिस्टम की हमारे पास जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास W है और इस सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो हमारे पास S है। तो हम क्या करते हैं कि एक सिस्टम हमने लिया, इस सिस्टम की एंट्रोपी S है और इसकी थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो W है, और ये सिस्टम हमारा जो इक्विलिब्रियम में है। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इसकी एंट्रोपी S है और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी W है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस सिस्टम को दो सब सिस्टम में डिवाइड कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि यहाँ मैंने इसको दो सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ऐसे मेंटली बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने इसको ब्रेक करके दोनों को अलग कर दिया। कि सपोज दिस सिस्टम हैविंग टू डिफरेंट सब सिस्टम, और ये जो दो सब सिस्टम बने, मान लो इस केस में एक की एंट्रोपी है S1 और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी है W1,
और जो दूसरा सब सिस्टम बना उसकी एंट्रोपी है S2 और उसकी थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी है हमारे पास W2। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पे एक तरह से तीन सिस्टम है। पहला पूरा सिस्टम है जिसकी एंट्रोपी S है और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W है, और फिर इसके दो और सब सिस्टम हैं। एंट्रोपी पहले सब सिस्टम की S1, थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी W1, और दूसरे सब सिस्टम की एंट्रोपी S2 और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो है W2। अब हमें पता है, हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है इस सिस्टम की प्रोबेबिलिटी, उसको हम लिख सकते हैं W1 मल्टीप्लाई बाई W2। तो जब हम दो इंडिपेंडेंट सिस्टम लेते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी W1 और W2 हमारे पास होती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी सिस्टम की कितनी बनती है, प्रोडक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द टू सब सिस्टम। तो इसलिए टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विल बी इक्वल टू W1 मल्टीप्लाई बाई W2। तो इसको तो हम लिख सकते हैं, तो इस सब सिस्टम की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, W1 मल्टीप्लाई बाई W2। तो बोलता कि अगर दोनों साइड का हम नेचुरल लॉगरिथम ले लेते हैं तो ln ऑफ W विल बी इक्वल टू ln ऑफ W1 मल्टीप्लाई बाई W2, ये हमारे पास बन जाएगा। और log ऑफ A इंटू लॉग ऑफ B हमारे पास कितना होता है, ln ऑफ W1 प्लस ln ऑफ W2। तो ये फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ कि log ऑफ A इंटू B हमारे पास कितना होता है, log ऑफ A प्लस log ऑफ B। और दोनों साइड को अगर हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो ln ऑफ W है हमारे पास, इसको भी हम K से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो K ln ऑफ W, और इधर भी हम K से मल्टीप्लाई करते हैं K ln ऑफ W1 प्लस K ln ऑफ W2। तो ये फॉर्मूला हमने पहले देखा हुआ है कि जो K ln ऑफ W हमारे पास होता है वो होता है एंट्रोपी S, और K ln ऑफ W1, तो ये भी K ln ऑफ W ही है, तो इसको हम बोलेंगे S1, दैट इज द एंट्रोपी ऑफ द फर्स्ट सब सिस्टम, and plus K ln W2 that is the entropy of the second सब सिस्टम। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो टोटल एंट्रोपी सिस्टम की होगी दैट विल बी सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द टू सब सिस्टम। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि एंट्रोपी जो है एडिटिव नेचर की होती है। एडिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सिस्टम है, तो उसको हम छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं, तो छोटे छोटे सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं, फिर हम बोलते हैं कि टोटल सिस्टम सभी सिस्टम की एंट्रोपी कितनी होगी, तो हम क्या बोलेंगे कि जितने भी हमने छोटे छोटे सारे सिस्टम किए हुए हैं उन सभी की एंट्रोपी को ऐड करके हमारे पास जो है पूरे सिस्टम की एंट्रोपी यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए एंट्रोपी जो है एडिटिव नेचर की होती है। अगर किसी सिस्टम में सब सिस्टम है तो सभी सिस्टम की एंट्रोपी को अगर हम ऐड करेंगे तो पूरे सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। और इस फॉर्मूला को हम जनरलाइज करके भी लिख सकते हैं कि S इक्वल टू S1 प्लस S2 प्लस S3 एंड सो ऑन Sn। अगर हम इस पूरे सिस्टम को n सब सिस्टम में डिवाइड कर देते हैं तो उन सभी n सिस्टम की एंट्रोपी को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो है पूरे सिस्टम की एंट्रोपी आ जाती है। तो इसलिए हम एंट्रोपी को एडिटिव नेचर ऑफ द एंट्रोपी बोलते हैं, या समीशन की फॉर्म में हम इस तरह से भी लिख देते हैं कि S इक्वल टू समीशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n इंटू S। बोलता है सच ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एक्सटेंसिव पैरामीटर। तो इसलिए जो एंट्रोपी होती है इसको हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं या एक्सटेंसिव पैरामीटर भी बोलते हैं। तो इंटेंसिव और एक्सटेंसिव क्या होते हैं इससे अगले वाले आर्टिकल में हम इनको डिटेल में बात करेंगे, लेकिन हम सिंपली ये बोलते हैं कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव पैरामीटर हमारे पास होता है। इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव पैरामीटर्स, तो जैसा कि हमने लास्ट आर्टिकल में बोला था कि एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव पैरामीटर हमारे पास होता है। तो इस आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पैरामीटर क्या होते हैं। तो इंटेंसिव पैरामीटर की बात अगर हम करें तो बोलता है कि इंटेंसिव पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो कि अनचेंज रहते हैं जब हम किसी सिस्टम को सब सिस्टम में डिवाइड करते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक सिस्टम है और इस सिस्टम को हम जो है डिफरेंट
सब सिस्टम में यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। तो मान लो ये हमारे पास जो सिस्टम है, ये एक रूम है, ये हमारे पास एक रूम है, और इस रूम के मैं क्या करता हूँ कि सेपरेट कैबिन यहाँ पे बना देता हूँ। तो इस केस में अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं, तो जैसे रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री है, तो इनके भी टेम्परेचर 25 डिग्री हमारे पास होगा। तो अगर हम किसी सिस्टम के सब सिस्टम बना देते हैं, तो कुछ ऐसे पैरामीटर होते हैं जो कि सेम रहते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि रूम का टेम्परेचर 25 था, और कैबिन बनाए तो उनका टेम्परेचर भी 25 था। तो ऐसे जो पैरामीटर होते हैं, जो सिस्टम को सब सिस्टम बनाने पे भी हमारे पास चेंज नहीं होते हैं, तो ऐसे पैरामीटर को हम इंटेंसिव पैरामीटर बोलते हैं। तो इंटेंसिव पैरामीटर में हमारे पास, जैसे मैंने टेम्परेचर का एग्जांपल दे दिया, तो टेम्परेचर हमारे पास इंटेंसिव पैरामीटर है। इसके अलावा हमारे पास सरफेस टेंशन भी हमारे पास होती है, वो भी हमारे पास इंटेंसिव पैरामीटर होता है। और इलास्टिसिटी होती है, वो भी हमारे पास जो है इंटेंसिव पैरामीटर होता है। क्योंकि कोई मटेरियल हम लेते हैं, अगर हम उसको ब्रेक करके, मान लो जैसे हमने एक वायर ली, उसको ब्रेक कर लिया बीच में से, तो जो दो छोटे टुकड़े बनेंगे उनकी इलास्टिसिटी भी उतनी ही हमारे पास होगी। उस तरह से हमारे पास कोई लिक्विड हम लेते हैं, उसका हम दो पार्ट कर देते हैं, तो उन दोनों पार्ट्स के जो सरफेस टेंशन होगी वो भी हमारे पास जो है उतनी ही होगी। तो सरफेस टेंशन डिपेंड करती है हमारे पास कि हमने कौन सा पर्टिकुलर लिक्विड लिया। लेकिन दो सेम लिक्विड के दो पार्ट करते हैं, तो उनकी जो सरफेस टेंशन है वो हमारे पास सेम यहाँ पे रहती है। तो इस तरह के जो हमारे पास पैरामीटर होते हैं, उनको हम इंटेंसिव पैरामीटर बोलते हैं, जो कि सिस्टम को सब सिस्टम में चेंज करने पे वो पैरामीटर हमारे पास जो है चेंज नहीं होते। लेकिन जो दूसरे टाइप के हमारे पास पैरामीटर होते हैं, वो हमारे पास एक्सटेंसिव पैरामीटर। एक्सटेंसिव पैरामीटर हमारे पास जो है इसके अपोजिट होते हैं। तो बोलता है कि जब हम किसी सिस्टम के सब सिस्टम बनाते हैं, तो जो एंट्रोपी पैरामीटर हैं वो हमारे पास जो चेंज हो जाते हैं। पैरामीटर whose value in a composite system are equal to the sum of the values of the each subsystem are called extensive parameters। तो जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, सेम एग्जांपल यहाँ पे हम ले सकते हैं कि हमारे पास इसकी जो एंट्रोपी है हमारे पास S1 है, इसकी एंट्रोपी हमारे पास S2 है, और पूरे सिस्टम की एंट्रोपी हमारे पास S है। तो जो हम सिस्टम लिया था वो था S, उसकी सिस्टम की जो एंट्रोपी थी वो थी S, लेकिन इसको हमने दो सब सिस्टम में डिवाइड कर दिया, ये पहला सब सिस्टम, ये दूसरा सब सिस्टम। तो अब जो इस सिस्टम की एंट्रोपी होगी, दैट विल बी सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द टू सिस्टम, दैट विल बी S इक्वल टू S1 प्लस S2। तो इसलिए एक्सटेंसिव पैरामीटर वो पैरामीटर होते हैं जो कि हम किसी सिस्टम के सब सिस्टम के लेते हैं, तो उस सिस्टम का जो हमारे पास वो पैरामीटर है, वो पैरामीटर होगा सम ऑफ द पैरामीटर्स ऑफ द ऑल सब सिस्टम पैरामीटर्स। तो जैसे यहाँ पे पैरामीटर क्या है, एंट्रोपी, तो एंट्रोपी सिस्टम की क्या होगी, इट विल बी सम ऑफ द एंट्रोपी ऑफ द सब सिस्टम्स ऑफ दिस सिस्टम। तो ऐसे हमारे पास जो पैरामीटर होते हैं जो कि सम होते हैं सभी सब सिस्टम के और पूरे सिस्टम के, वो हमारे पास जो है पैरामीटर बनते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल हमारे पास हैं एरिया, लेंथ, वॉल्यूम एंड इंटरनल एनर्जी। तो एरिया हो गया, लेंथ हो गया, इंटरनल एनर्जी होगी हमारे पास। तो ये आपने देखा हुआ है कि हमारे पास एक ग्राउंड है, तो उस ग्राउंड के हम टुकड़े कर देते हैं, तो उस ग्राउंड का टोटल एरिया कितना होगा, उन सभी टुकड़ों के एरिया के बराबर। तो इसलिए एरिया भी एक एक्सटेंसिव पैरामीटर है। लेंथ है हमारे पास, मान लो आप एक लंबी रॉड लेते हैं, उसके छोटे छोटे पीस कर देते हैं, तो रॉड की टोटल लेंथ कितनी होती है, उन सभी पीस की लेंथ के बराबर। तो इस तरह के जो पैरामीटर हमारे पास होते हैं उनको हम एक्सटेंसिव पैरामीटर बोलते हैं।